क्यों नहीं जा सकती फूफो साहब? उन्हें नहीं तो मुझे ही बता दें, मैं भी क्यूरियस हूँ जानने के लिए। न जाने कहाँ से निकलकर बारान दो टोक सवाल दागता हुआ रूबरू हुआ था। अरे बारान बेटा, आप कब आए? नुजत नीलम खड़ी क्या हो, पानी लेकर आओ। सेकंड की साजिश में सुलगते लहजे को शहद आगी करती नखुवत ज़दा तासुरात को गुलजार किया था। इसकी ज़रूरत नहीं। बारान ने हाथ उठाकर किचन की तरफ बढ़ रही दोनों को मना किया। ऐसे कैसे? इलेक्शन की ख्वारी उठाकर आ रहे हो? ये कमा साहब ने चोरने वाला काम है, हड्डियां तक दुख जाती हैं। तुम ठहरो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। बारान के तासुरात से गड़बड़ाती वो मौजू बदलने के लिए खुद ही किचन की सिम बढ़ने लगी। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं फ़्रेश होकर ही कुछ लूँगा। वो वापस टोक गया। फ़्रेश होने से पहले यकीनन भाई साहब अपने सवाल का जवाब चाहेंगे। क्यूरियोसिटी कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। सिलसिला कलाम को वापस जोड़ते मिज़राब ने सीने पर बाजू बांधे तो समरा बेगम पल खाकर रह गई। हाँ बताएं ज़रा। बारान भी वापस से हमतन गोश हुआ। किन बातों में पड़ गए हो बच्चे? तुम जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी वरना। घिघियाते हुए समरा बेगम ने खश्मी निगाहों से तीनों को घूरा। नुजत नीलम तो सर हिलाती फ़ौरन मंजर से काफूर की तरह गायब हुई, लेकिन मिज़राब अपनी जगह टिकी हुई थी। अरे तुम क्या खड़ी हो, तुम भी जाओ। थानेदारनी की तरह डट कर खड़ी मिज़राब उन्हें गले में अटकी हड्डी से कम नहीं लग रही थी। नहीं फुप्पो साहब, आप शायद जानती नहीं, एक मर्तबा मेरे दिमाग में तजस्सुस का कीड़ा घुस जाए तो फिर मुनासिब और तसल्ली बख्श जवाब मिलने तक कुल बुलाता रहता है। सो आज तो मुझे जानना ही है, आखिर मिराल में और हम सब में क्या फ़र्क है? उम्र भी लगभग हमारी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल फ़र्क होगा। फिर आप सब क्यों कहते रहते हैं कि वो अलग है हमसे? कदमों की चाप को ठोस लहजे की धाक से दबाती वो समरा उस्मानी के मुकाबले जो बारान को पूरी तरह मुतवज्जो देख बमुश्किल लबों को खींचे हुए मुस्कुराने की तगदो में लगी थी, वरना छटांग भर की लड़की के मुंह जोर जुर्रत पर उनके अंदर इश्तियाल अंगेज मादा धुएं की तरह बढ़ रहा था। मिसराब, ये क्या बदतमीजी है और क्या तरीका है ये बड़ों से बात करने का? नाजमा बेगम ने आते ही बेटी को सरजनशी अंदाज में घर का। बारान अपनी जगह हाथ बांधे हस्बे आदत खामोशी से सबके तासुरात देख रहा था। मैंने क्या किया है मासा? सवाल ही तो किया है, और सवाल करना कब से बदतमीजी के जुमरे में शामिल होने लगा? वो उसी बेखौफी से माँ की तरफ बनावटी ताज्जुब लिए मुड़ी थी। सवाल करने का एक तरीका होता है। खामोश बारान पर एक नज़र डालते उन्होंने दबे अंदाज में बेटी को बाज आने का इंदिया दिया। वो कतई भी बारान के सामने उन चीज़ों को ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहती थी। तरीके से ही सवाल किया है मैंने भी, और हमेशा ही यहाँ सवाल के जवाब में सरजनिश क्यों मिलती है, मुझे समझ नहीं आती ये बात। आखिर ऐसा क्यों है? वो हमारी हम उम्र होकर हम जैसी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकती? क्यों उसके लिए हर वो चीज़ शजरे ममनू है जो बाकी सबके लिए आम सी बात? उसको अगर रंगदार कपड़े पहनने के लिए कह दो तो वो यूं दहल कर हाथ खींच लेती है, गोया फौजदारी जुर्म में मुलविस होने के लिए कह दिया। खुदा ना खास्ता जिस पर बजाय उसे समझाने के उस समेत आप सब यही कहती हैं कि वो हम जैसी नहीं। खुशबू लगाना, ज्वेलरी पहनना, कहीं आने जाने के हर मामले में उसके मुतालिक यही जवाब होता है कि वो हम जैसी नहीं है। क्यों? उसके सर पर सींग है या वो इंसान नहीं? वो पागल लड़की भी दिन ब दिन मिट्टी का माधु बनती जा रही है। ना जज्बात, ना एहसासात, ना एहतजाज, गोया जिंदा लाश हो। और आप लोग कहते हैं कि शिद्दत जज्बात से उसका भट्टी की तरह तपता चेहरा बतदरीज तलखो तुन किसी नंगी तलवार की तरह काटदार होता जा रहा था। जब जब्त से सुन रही नाजमा बेगम की बस हुई थी। मिज़राब बस कर जाओ। नाजमा बेगम हलक के बल चीखी थी। क्यों मासा? जवाबन उसने सुरखुसपाट चेहरा, सुलगती बेखौफ निगाहें माँ की जानिब उठाई, जिस पर अंदर बाहर से भड़भड़ जल समरा बेगम ने मुठ्ठियाँ भींचते भसम अंदाज में उस एक भसम नज़र उस पर डाली, जबकि बारान पैंट की जेबों में हाथ उड़से माथे पर चंद एक लकीर नमूदार किए पूरे माहौल पर निगाह दौड़ा रहा था। उसकी बेअसर मगर गहरी निगाहों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अंदर जाओ मिज़राब, फ़ौरन। जब से मुठ्ठियाँ भींचकर तवील सांस अंदर खींचते नाजमा बेगम ने दरुस्तगी से अंदर की जानिब इशारा किया। कम अज़ कम आज नहीं मासा। वो डट कर खड़ी हो गई थी। बात जब बारान के मुकाबिल खुल गई थी, ऐसे में कतई वो सुनहरा मौका कमज़ोर करके या फिर किसी के रूप में आकर गंवाना नहीं चाहती थी। मिज़राब, मैंने कहा अंदर जाओ, और मैंने कहा मुझे अपने क्यों का जवाब चाहिए। चटाख, क्योंकि वो एक बेवा है। कतई तौर पर गैर मुतवक्के अंदाज में नाजिमा बेगम ने दरमियानी फासला समेटा और थप्पड़ की जन्नाटेदार आवाज़ हवेली की तमाम ईवानों की गूंज के हर सू सन्नाटा फैलाती चली गई थी। मासा, क्या कर रही हैं आप? बारान शौक की कैफियत में बहन तक पहुंचा था। क्या कर लिया लड़की तुमने?
किचन दहलीज पर दिल पर हाथ रख के खड़ी मीराल ढह जाने को थी। कब हल्की फुल्की गुफ्तगू बहस की शक्ल इख्तियार कर गई, इस कदर संगीन हो गई। हवास बागता खड़ी मीराल की समझ में ही नहीं आया था, लेकिन अब उस लड़की को थप्पड़ खाकर भी बेखौफी से खड़ा देख उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। बाकी सब भी अपने अपने रूम से बाहर निकल आए थे, जहाँ सब शौक थे नाज़मा बेगम के इक़दाम पर। वहीं रुखसार के लबों पर मकरू मुस्कुराहट खेल रही थी। दिन ब दिन हद से ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही है ये। उसे हनूस पत्थर की सिल की तरह जमा खड़ा देख नाज़मा बेगम का इश्तियाल सवा नेज़े पर जा पहुंचा था। पर यह कौन सा तरीका है बदतमीज़ बच्चे को तमीज़ सिखाने का। बहन को साथ लगाते उसके ठहरे लहजे में सर्द मोरी और नागवारियत की आमेज़ें बआसानी महसूस की जा सकती थी। बारान बेटा, वो प्लीज़ पुप्पो सा। उसने फ़ौरन हाथ बुलंद करके उन्हें रोका। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, बेहद अजीज़ हैं आप लोग मुझे, इसलिए भी मैं किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं कि मैं अंधा या बहरा हूँ जो कुछ मुझे सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा। जस्ट फ़र्क इतना है कि मिज़राब ने ओपनली कहा और मैंने। जुमला अधूरा छोड़ते उसने गुस्से से हाँफ रही माँ और दम साधे खड़ी पुप्पो को देख सर झटका। एंड आई एम सॉरी, लेकिन वेल एजुकेटेड फैमिली में ऐसी दकियानूसी सोच को परवान चढ़ता देख मैं कैसा फील कर रहा हूँ वो भी मैं बयान नहीं कर सकता। उसका तासुफ से भारी लहजा ऐसी मायूसी लिए था कि नाज़मा बेगम ने तड़प कर उसके खूबरू चेहरे की जानिब निगाह उठाई, जहाँ मायूसी और बेजारियत की छाप थी। कोई दकियानूसी सोच नहीं है हमारी बेटा, बेवा को मजहब से सादगी का हुक्म है। ज़ोहरा बेगम ने बात संभालने के लिए बीच में कूदना मुनासिब समझा। अच्छा, उसने मसनूई चौंकने के अंदाज में तिरछी निगाह ज़ोहरा बेगम पर डाली। मैं मज़हब के मुतालिक ज़्यादा बारीकी से मालूमात रखने का दावा तो नहीं करता बड़ी पुप्पो सा, लेकिन सादगी का हुक्म मज़हब में सभी को मिलता है, ये बात एक छोटा बच्चा भी जानता होगा। फिर इम्तियाजी तौर पर एक ही शख्स पर अजीबोगरीब कानून लागू करके मज़हब का हवाला देना मेरी नज़र में कम अज़ कम मज़हब की भी तौहीन है। मखसूस ठहरे मगर हमवार और बहुत कुछ जता देने वाले अंदाज में कहकर वो मिज़राब के शाने पर बाजू फैलाए। एक सिमट बढ़ गया तो पीछे तीनों अपनी अपनी जगह साकित रह गए। हर मामले से कोसों दूर रहने वाले बारान उस्मानी का इस कदर साफ गोई से इतना भी कह देना किसी एहतजाजी मुहिम से कम ना था। तीनों बेगमात समेत बकिया तमाम तमाशाई सब पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। आपको मासा को प्रवोक नहीं करना चाहिए था। आइस बैग सुर गाल से लगाए बेफिक्र बैठी बहन को देखते बारान ने कहा, जिसके नरम गाल पर 3 उंगलियों के सुर्ख निशान वाजे थे। ज़रूरी था भाई साहब, मुझे वापसी के लिए फोर्स करने का रीज़न क्या यही था? तवक्कुफ से उसके तासुरात जानते बारान ने गहरे अंदाज में पूछा। जवाबन वो बिना कुछ कहे खामोश निगाहों से उसके संजीदा चेहरे को देखने लगी। वो यहाँ लाई कब गई और वो यहाँ रह क्यों रही हैं? मीज़ान के बाद जब तक मैं हवेली में था उन्हें यहाँ लाने की कोई बात नहीं हुई थी। फिर दबीज होती खामोशी की चादर बारान के कदरे उलझे सवाल ने चाक की, जिस पर मिज़राब का गाल सीख रहा हाथ ठिठक चुका था। शायद वो इस सवाल की तवक्को नहीं रखती थी। मिज़राब मेरी बच्ची, वो जहन में मुनासिब अल्फाज का चुनाव करके तरतीब दे ही रही थी कि परेशान दीजान तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। साथ बारान का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। एक नज़र बहन तो दूसरी नज़र फ़ोन पर डालता वो लब भींचता कमरे से निकल गया था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें बारान के सामने उल फुल बकने की? बारान के मंजर से गायब होते दीजान ने तासुब से उसे आड़े हाथों लिया। दीजान, आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? उसने शाक की नज़रों से उन्हें देखते हुए पूछा। गलत नहीं हो तो पूरी तरह सही भी नहीं हो। उसकी खफगी के पेश नज़र दीजान ने रसानियत से मौके की नामुनासिबत समझाना चाहिए। माजरत, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दीजान। यहाँ हर किसी को अपने अपने मफाद की पड़ी है और अपने फ़ायदे के लिए कोई किसी को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन मिराल को मैं इस सियासत का भुगतान नहीं भुगतने दूंगी। आइस बैग एक तरफ रखती वो दो टोक अंदाज में बोली। तबस्सुम मोमानी साहब बड़ी हैं, कम अज़ कम सामने से हैं। औरों की तरह वो लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं कर रही और ना ही मिज़राब। क्या उलफुल पक रही हो बच्चे? कौन किसकी ज़िंदगी अजीरन कर रहा है? उसके काटदार बेखौफ अंदाज पर दीजान ने दहल कर टोका था। हवेली वाले और कौन? बेबुनियाद इल्ज़ाम मत लगाओ। बरसों से बेवाओं की ज़िंदगी गुजारने का यही तरीका रहा है। किसी के लिए नए कानून नहीं बने यहाँ पर। दीजान का अंदाज सख्ती समोए सरसनशी था। ये आप कह रही हैं दीजान? मतलब आपको मिराल को जिंदा लाश की तरह बेरंग लिबास, बेनूर आंखें, बेरौनक मुस्कुराहट, बेरंग जिंदगी जीता सोरी काटता हुआ देखकर कोई दुख, किसी किस्म का कोई मलाल नहीं होता, बल्कि एक जीती जाती लड़की जिसने अभी ज़िंदगी को सही से जाना भी नहीं था, जिसका अभी रंग बरंगे मौसमों से तारुफ भी नहीं हुआ था, उसे मौसम ख़िज़ां की नज़र देख आप मुतमईन हैं? गहरे दुख और तासुफ की छाप लिए उसका लहजा कलेजा चीरता हुआ था। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तड़प उठी दीजान का कलेजा छलनी हुआ था। बूढ़ी आंखों में यकायक समंदर उमड़ आया।
फिर आप कुछ करती क्यों नहीं दी जान? आप भी जानती हैं वो बेज़रर सी लड़की सबकी मुस्तहिक नहीं। उसने पुरुमीद अंदाज में दी जान के दोनों हाथ गरीफ में लिए। आप भी जानती हैं कि हवेली के कुछ मकीनों के उससे मुतनफ़र होने के, तो कुछ उस पर मेहरबान होने के पीछे अपने अपने सबके मुहर्रिक काम कर रहे हैं। मासा उसे हवेली लेकर आई अपनी भांजी नहीं बहू बनाकर, बल्कि अपने बेटे की बेवा बनाकर, और उसके पीछे उनका अपना मकसद मुख्फी है। फुफ्फोसा लोग उससे खार खाती हैं, अनाथ पाले बैठी हैं, उसमें उनके लिए अपने खदशात पिन्हाए। मासा इस बात को यकीन बनाने के लिए, फुफ्फोसा लोग उनकी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए उसे मशक़ सितम बनाए हुए, जो शायद समझ तो सबको आ रही है लेकिन बोलना कोई नहीं जानता या चाहता नहीं। आखिर आखिर तक उसके तासुब से भारी लहजे में तलखियों की बारीक किरचियाँ शामिल हुई थी। दीजान ने भीगी निगाहों से हक के लिए बेखौफ खड़ी अपनी पोती को देखा, जो कम अज़ कम उनके बच्चों पर तो हरगिज़ नहीं गई थी। रिश्तों की चाशनी जब ताकत, इक़्तिदार, बरतरी की हवस जैसी तेज़ ईंधन में जलने लगे ना बच्चे, फिर सब ज़हर हो जाता है। उस सब में मेरी गलती कितनी है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, गलत तो मैं हूँ। मैंने बच्चों की तरबियत तो खूब की, लेकिन उसमें सख्ती और सरजनिश शामिल नहीं थी। शायद उसी का नतीजा है ये। उनके थके थके पुरमलाल लहजे को नाकाबिले तलाफी ज़यान के बोझ ने बोझल और भारी कर दिया था। दहलीज पर खड़ा बारान वैसे ही उल्टे कदमों लौट गया था। कहाँ मैंने सोचा था कि इतनी अच्छी डील क्रैक की तुमने। घर आऊँगा तो दुनिया भर की ख्वारी के बाद भाभी के हाथों की बनी लजीज बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। और कहाँ मेरी किस्मत, देखो यहाँ तुम्हारे हिस्से की चाय स्नैक भी मैं तैयार कर रहा हूँ। ट्रे लाकर तालाब के किनारे आते मुअज्जम ने बावाज़े बुलंद अपने दिल के अरमानों के आंसुओं में बह जाने की दुहाई दी थी। इसमें किस्मत को क्यों दोष दे रही हो, जब शक्ल ही बावर्ची वाली है तुम्हारी? कुल्हाड़ी से लकड़ी पर जोरदार ज़रब लगाता वो इतराज़न गोया हुआ, क्या है मेरी शक्ल को, आईना नहीं देखा क्या? देखा है, बहुत बार देखा है, और मैं समझ भी रहा हूँ तुम इस कदर आदम बेजार क्यों हो रहे हो। एहतियात से एक तरफ ट्रे रख के वो तालाब में दोनों पैर उतारते बैठता समझने के अंदाज में सर हिला गया। जंगली जानवरों के पहरेदार हो, तुम्हारी समझदारी पर शक थोड़ी हो सकता है मुझे। माथे से पसीना साफ करते उसने जैसे तमस्कर उड़ाया। तुम्हारी इस जली कटी की भी वजह समझ आ रही है मेरी, पर कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊंगा। बिस्किट चाय में डबोता वो वाकई पुरसकून था। हाँ, तुम्हारे बुरा मनाने का तो जैसे बिल आएगा ना मुझे। दिलावर ने हंकारा भरते आखिरी लकड़ी को उठाकर गूदे पर रखा। देख रहे हो शहंशाह अपने मित्रा को, कैसा उखड़ा उखड़ा बेजार उजड़ा चमन बनकर घूम रहा है, बिल्कुल किसी कैस मजनू रांझा फरहाद की तरह। बिस्किट मुंह में डालते मज़े से शहंशाह के बड़े बड़े कानों के करीब झुककर वो फुसफुसाया, लेकिन बेएहतियाती पूरी बेखौफी से बरती गई थी। क्या बकवास की तुमने? पसीने से तर माथे पर बल नमूदार किए वो आंखें सकोड़े मुकाबिल आया, जो उसके अकवाले जरी से लफ्ज़ बलफ्ज़ महसूस होने का गुमास थे। क्या बकवास? कौन सी बकवास? शहंशाह तुम बताओ ज़रा, कोई बकवास की क्या मैंने? भोलपन की अदाकारी करते उसने आंखें पटपटाकर शहंशाह की गवाही चाही, जिस पर केले खाने में मसरूफ़ शहंशाह ने भरपूर दिफा इग्नोर की पासदारी करते साबका अमल जारी रखा था। हाँ, अभी तो जैसे ये बोल पड़ेगा ना। चुपती नज़रों की घूरी डालता वो कॉफ़ी का मग उठाकर चुस्कियाँ लेने लगा। क्यों बोल नहीं सकता भला? अभी ये मेरे कान में बोल रहा था, भाभी को मैके गए 1 हफ्ता हो गया, कोई उन्हें बेइंतहा मिस कर रहा है। उनकी याद में आसमान के तारों से लेकर बाग में मौजूद पेड़ों के सारे पत्ते गिन लिए, और मैं नहीं, ऐसा शहंशाह बोल रहा था। जू मानवियत से भरपूर अंदाज अपनाए पानी में पैर झुलाते चुपड़ चुपड़ की नागवार आवाज़ पैदा करता उसने सर पर तलवार की तरह दिलावर के खतरनाक तेवरों संग खड़ा हो जाने पर एक मरतबा फिर अपनी कारिस्तानी का सेरा शहंशाह के सर बांधा, तो अब के शहंशाह ने मुंह की तरफ ले जा रहे केले को वापस टोकरी में रखते मोटी मोटी वार्निंग देती निगाह उस भतीसी की नुमाइश कर रहे मक्कार शख्स की जानिब उठाई थी, जैसे कह रहा हो कि भाई मरना है तो किसी खाई वाई में कूद कर जान दो ना, क्यों मेरे भारी कदमों तले आकर मुझे कातिल बनाना चाहते हो? अरे तुम तो खफा हो गए यार, मैं तो कह रहा था कि तुम मुझे बता रहे थे, मेरा मतलब यह है कि तुम कहना चाह रहे थे ना। यानी तुम्हारी छठी इसने अंदाज़ा लगाया कि हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तहत वो एक जानिब दिलावर तो दूसरी जानिब शहंशाह को देखकर प्याली के साथ बिस्किट की तुश्तरी लेकर खड़ा हुआ। हाँ, आ गए, बोलो क्या कहना चाह रहा था? दिलावर ने एक कदम आगे लिया तो वो शहंशाह की तरफ खिसकने लगा। यही कि मैं एक कदम मज़ीद वो आगे बढ़ा के कि तुम भाभी को मिस कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं, शहंशाह कह रहा था, और कह रहा था कि नहीं। बकिया अल्फाज दर्दनाक चीख की सूरत में पूरे बाग की फ़िज़ा में गूंज कर वापस आए, और पलक झपकते मुअज्जम साहब चाय बिस्किट समेत छपाक की ज़ोरदार आवाज़ के साथ
तालाब में तैराकी कर रहे थे, क्योंकि शहंशाह ने पहली वार्निंग की संगीनी को नज़रअंदाज करने की पादाश में सूंड को हरकत दी और झूठ बोलने की जुर्म में भट्टी साहब शर्म से ना सही, लेकिन पानी पानी खैर ज़रूर हो गए थे। इंतहाई ख़राब हो तुम दोनों, एक मासूम से बच्चे को टीम बनाकर हरास करते हो। किनारे पर आने की जान तोड़ कोशिश की दिलावर की जानिब से बार बार नाकाम बनाए जाने पर वो रूहान सा हुआ था। हाँ, मासूम बच्चा अब इतना ही मासूम है। क्यों मित्रा? शहंशाह की पीठ पर विराजमान होता शाने झाड़ कर उसने शहंशाह की राय चाही, जिसने सूंड उठाकर बड़ी सी आवाज़ निकालते सहमति जाहिर की थी, अपनी सहमति जाहिर की थी। ये तो है ही बेवफा, ठंडे पानी में खड़े मुअज्जम का उस भाईचारे पर सेरों खून जला था। तुम बड़े बावफा। लकड़ी की मदद से उसके किनारे आने की एक और कोशिश नाकाम बनाते उसने नाक से मक्खी उड़ाई। यार आने दो, पानी बहुत ठंडा है। बेहिसी के इंतहा देख वो मिन्नतों पर उतर आया, लेकिन दूसरी तरफ कोई सुनवाई नहीं थी। एक मज़े से केले तो दूसरा कॉफ़ी से लुत्फ उठाता उसकी मजलूमियत से महसूस हो रहा था। ज़ालिमों, मर जाऊंगा मैं यहाँ पर। कप कपाता वो चीखा। वैसे भी ज़ुबान किसी न किसी दिन मरवाएगी तुम्हें। गोया दामन से मायनों की गर्द झाड़ी गई थी। यार शहंशाह, तुम्हारे लिए मैं केले लेकर आया, कम अज़ उसी का ख्याल कर लो, कम अज़ कम उसी का ही ख्याल कर लो। मिसमिसी शक्ल डालकर अब वो शहंशाह के मुकाबिल सवाली बना। जवाबन शहंशाह ने एक नज़र कमर तक पानी में खड़े भट्टी साहब को तो दूसरी अपनी पीठ पर विराजमान यार पर डाली और निहायत इत्मीनान से चंद केले सूंड में लपेटकर उसकी सिमत उछाल दिए, जिस पर जहाँ दिलावर का कहकहा छूटा वही मुअज्जम इस दर्जा बेतनाई पर सदमे का शिकार होकर साकित हुआ। तुम दोनों एक नंबर के जले आशिक हो। एक को कोई हथनी मिल नहीं रही, दूसरे 20 को एक परी मिली, तो वो भी फुल वक्त दस्तयाब नहीं। इसीलिए अपनी तन्हाई के अजाब को मुझ पर सितम ढाकर दूर करना चाहते हो। कमर तक ठंडे पानी में खड़ा वो अपनी जुबान के जोहर दिखाता वापस से शुरू हो गया था। मतलब जब ख्वारी होना है तो क्यों ना तमाम से हुआ जाए। आज तो तुम ज़ाया हो जाओगे नन्हे अफसर। जवाबन इस दर्जा फजूल गोई पर दांत कचकचाते दिलावर ने केले के छिलके उठाकर फेंकना शुरू किए उस पर, जिस पर शहंशाह भी भरपूर साथ देने लगा। आखिर को उसे भी तो शदीद सिंगल होने का ताना दिया गया था, जबकि उसकी ज़िंदगी मस्त मौला थी। लेकिन ताना तो ताना होता है ना भाई। तवाज़ो का रईश चंद आंसुओं से बहुत मुस्कुराने को जी चाहता है। बहुत देर तक छुप के तेरी नज़र से तुझे देख पाने को जी चाहता है। तेरी आंखों को भी जो बेख्वाब कर दे वो फितना जगाने को जी चाहता है। हंसी तेरी आंखें, हंसी तेरे आंसू, यहीं डूब जाने को जी चाहता है। आज फिर अपने कॉल के मुताबिक बेगम तबस्सुम उसी सज धज के साथ हवेली आई हुई थी। सरसरी मुलाकात के बाद मुलाजमा के हाथों जूस वगैरह भेजकर वो किचन से ही दरवाज़ा खोलकर ऊपरी लॉन में चली आई थी। आज की उनकी बहस क्या रंग लाएगी, यही सोच सोच कर आसाब निढाल होने लगे थे। थके हुए बेआसरा मुसाफिर की तरह वो बूढ़े नीम के पेड़ के गिर बने संगी चबूतरे संगी चबूतरे पर बैठ गई थी। मनमोहना चेहरा ज़हनी परागंदगी से सख्त जर्द हो रहा था। उदास आंखें बेचैनी का धुआं समेटकर कुछ और अबरालूद हो गई थी, जैसे बरस पड़ने को बेताब हो। दफतन करीब आहट हुई तो निगाह उठाकर देखा तो पॉकेट की जेबों में हाथ तुर से वो शख्स खड़ा था, जिसका कम अज़ कम उस वक्त हो रहे शिकस्ता आसाब संग हरगिज़ भी सामना नहीं करना चाहती थी वो। तभी दोनों पंजे चबूतरे पर गाड़ कर खासी कुव्वत सर्व करती वो खड़ी होती एक सिमत बढ़ने लगी। मैं जानता हूँ आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरी मौजूदगी आपके आसाब पर सख्त नागिरां गुजरती है, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं आपको अपनी मंशा से परेशान या हरासा नहीं करता। यह एहसास नदामत का बोझ ही दिल पर ऐसा है कि ना चाहते हुए भी कदम आप तक आ रुकते हैं। जुनैद का आम दिनों से यकसर मुख्तलिफ लहजा था। ऐसा टूटा बिखरा पशेमानी की कसक लिए कि मीराल के कदम ना सिर्फ जहाँ के तहाँ मुंजमद हुए, बल्कि वो उलझे इस्तेफामिया तासुरात लिए मुड़ी भी। कैसी एहसास नदामत?